नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, ये है आपके चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्रांति के साथ, जो कि 1789 में फ्रांस में देखने को मिलती है। दुनिया के नक्शे पर आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है। यहाँ से एक क्रांति की शुरुआत होती है जो पूरे फ्रांस को बदल देती है। ये फ्रांस की क्रांति से पहले अगर हम बात करें यूरोप के नक्शे की, तो यूरोप के नक्शे में हम देखेंगे कि इस समय आप एम्पायर्स देख रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर है, इधर रशियन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर। ये सभी एम्पायर्स चेंज हो जाते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं में। और ये नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है जब लोगों का सेम हिस्ट्री होता है, सेम कल्चर होता है, एक ही जैसा फीलिंग उनके अंदर आ जाती है, एक होने की भावना जो कहलाती है वो नेशनलिज्म कहलाती है। तो इस नेशनलिज्म को आगे ले जाने का जो काम किया जाता है यूरोप में, वो फ्रांस की क्रांति के साथ होता है। फ्रांस लीडर की भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। तो जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक तस्वीर के साथ। चलो तस्वीर देख लेते हैं। फ्रेडरिक सरियू की एक तस्वीर है ये। फ्रेडरिक सरियू इसमें बताता है कि किस तरीके से यूरोप के सारे लोग फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए लाइन लगाई बैठे हैं। वो जो बड़े बड़े राजवंश थे, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने अपने अपने राष्ट्रवादी झंडों का निर्माण किया। और यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं। और यह स्वतंत्रता की देवी जो अमेरिका की स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम है, उस स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम से, यानी कि स्वतंत्रता की देवी जो है, उससे प्रेरित है ये इनकी इंस्पायरेशन है। इसके एक हाथ में टॉर्च है जो जागरूकता का, एनलाइटमेंट का सिंबल है। दूसरे हाथ में एक चार्टर है जो स्वतंत्रता या अधिकारों की घोषणा करती है। इस लाइन में सबसे आगे देखेंगे कि इनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, जिसे ये प्रेरित हैं। उनके पीछे पीछे फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के इटली, बाकी सभी देश लाइन में ही है कि हमें एक नया सिस्टम चाहिए पॉलिटिकली। जो राजाओं का शासन था, उस राजाओं के शासन की बजाय हमें अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए। ये भाव यहाँ पर आ जाता है। और इस चीज़ को लाने के लिए लोग, सारे लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। जब आप एक ही तरीके से सोचते हैं और इसलिए आप जुड़ जाते हैं, ये जो भाव कहलाता है, ये नेशनलिज्म कहलाता है। कि लोगों को नेशनलिज्म अचानक से नहीं आता। नेशनलिज्म के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी भावनाओं को जगाया जाता है। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको प्राउडली हम बताते हैं कि हम ऐसे थे, इतने महान थे, ताकि लोग जुड़ सके। हम कुछ सिंबल्स, जैसे कि एक कोई नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, कुछ इस तरह के सिंबल क्रिएट करते हैं ताकि लोग एक हो। ये सब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी हुआ, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और इसी नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए फ्रेडरिक सरियू भी एक तस्वीर यहाँ पर, चार एक्चुअल में इसकी ये 4 तस्वीरों की एक सीरीज थी और उसमें से एक ये है। तो इसमें हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कह रही है, ये जो स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति है, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये देवी देवता हैं। और इस पिक्चर को एक्सप्लेन करते हुए हम चलिए आगे चलते हैं कि ये पिक्चर कह क्या रही है। फ्रेडरिक सरियू जो कि एक कलाकार था, इसकी जो ये पिक्चर थी, ये 4 पिक्चर की एक सीरीज है, 4 पिक्चर की एक सीरीज है। और इसको इसने नाम दिया है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। और इसने जो सपना देखा अपनी 4 पिक सीरीज के साथ, इसको सपने को भी ये एक नाम देता है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये चाहता क्या था? ये चाहता था एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोगों की चुनी हुई व्यवस्था है, ना कि मोनार्की सिस्टम। क्योंकि अभी वहाँ पर पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम था और पूरा तानाशाही एरिस्टोक्रेसी थी। और अब वो बनाना चाहते हैं एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे हम नेशन स्टेट्स का नाम देंगे, मॉडर्न स्टेट कह सकते हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, फ्रेटर्निटी होगी। अच्छा, ये जो मॉडर्न स्टेट है ना, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके 4 पिलर्स की बात करते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो अभी हम इस पिक्चर का पूरा थीम देख लेते हैं। इसमें जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के लिए जो लाइन लगी हुई है, ये इसको
पे होमेज जो कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता के लिए एक श्रद्धांजलि का प्रतीक है कि फिर ये चाहते क्या हैं, जो मल्टीनेशनल डायनेस्टी थी उनसे फ्रीडम चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके एक हाथ में टॉर्च है जो सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट का, दूसरे हाथ में चार्टर है जो अधिकारों का प्रतीक है। लाइन में लगे हुए लोग सबसे आगे अमेरिका के हैं, उनके पीछे यूरोप के, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सभी देशों के लोग हैं। अच्छा, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो सामने ना कुछ सिंबल्स बिखरे हुए पड़े हैं, राजाओं के टूटे हुए ताज, टूटी हुई चेन। ये सब क्या दिखा रहे हैं कि भैया मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, अब दास्ता खत्म हो गई है और अब एक नया सिस्टम यूरोप में आने लगा है। और यहाँ पर लोग, एक जो लोगों की यूनिफॉर्म कस्टम्स है, जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स है, सॉरी, और फ्लैग है, ये कॉस्ट्यूम्स है यहाँ पर, तो वो पर सिंबल है कि हम सब एक हैं, हमें एक ही तरह का सिस्टम चाहिए। अब बहुत हो गया, अब राजाओं का सिस्टम चला जाना चाहिए। और यहाँ पर जो मेल फीमेल है, वो मेल फीमेल जो है आपका सबका होना, यानी कि सोसाइटी का मेल फीमेल चिल्ड्रन सबका रिप्रेजेंटेशन कहना चाह रहा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जिसका हिस्सा सब होंगे। और यहाँ पर जो आसमान में देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, सो यानी कि हम सबका धार्मिक रूप से प्रतीक एक है और एकता की भावना पूरे यूरोप में दिखा रहा है। फिर मैं बात कर रही थी नेशनलिज्म की, तो चलिए नेशनलिज्म को देख लेते हैं। ये एक नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट, नया यानी कि आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी में एक नई फीलिंग है। उससे पहले इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। हमारी जो पूरी की पूरी आस्था होती थी वो किसके प्रति होती थी? राजा के प्रति होती थी, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन धीरे धीरे एक फीलिंग आती है और राजा बदलते रहते थे। आप देखेंगे यूरोप का नक्शा भी मैंने दिखाया, उसमें अगर कोई ये स्पेसिफिक इलाका है, अभी ये इधर रशियन एम्पायर के अंदर है, थोड़े दिन बाद पता चला इसको ऑस्ट्रिया जो का हैब्सबर्गन्स था उन्होंने जीत लिया, फिर पता चला फ्रांस के लुई 16 ने जीत लिया। तो स्पेसिफिक एरिया तो उनका था ही नहीं, कई कई टुकड़ों में बटा होता था ये एरिया। तो वो कभी एक फील कर ही नहीं पाते थे। उन्होंने ये कहा कि कभी भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेस्ड होकर, कभी कल्चर बेस्ड होकर, कभी रेस बेस्ड होकर लोगों ने फील किया भैया हम तो सब एक हैं। और वो हमारा अपना एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। या तो वो राष्ट्र लैंग्वेज के बेस पर हो सकता है, या तो वो राष्ट्र उनकी रेस, जैसे जर्मन राष्ट्र बना उनकी रेस के बेस पर बना। तो इन लोगों ने फील किया इस एक होने को, यही नेशनलिज्म कहलाता है। और ये फील किया इन्होंने 19th सेंचुरी में। और ये फीलिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि आई फ्रांस में। फ्रांस में पॉलिटिकल चेंज हो जाते हैं। क्या पॉलिटिकल चेंज होता है? जो मोनार्की सिस्टम था, जो लुई 16 का वहाँ पर शासन था, उसकी वजह वहाँ पर नेशन स्टेट्स आ जाती। नेशन स्टेट या मॉडर्न स्टेट एक नया कंसेप्ट है जिसे हम, जो आज आप बात करते हैं ना, कि आधुनिक राज्य हैं, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये मॉडर्न स्टेट का हिस्सा है भाई। मॉडर्न स्टेट में होता क्या है, किसी भी मॉडर्न स्टेट के 4 पिलर माने जाते हैं, जिसमें से पॉपुलेशन वहाँ की कॉमन सी बात है, एक लैंड भूमि होनी चाहिए, लेकिन वो लैंड भूमि डिफाइंड एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं था यूरोप में, डिफाइंड नहीं था। बाउंड्री चेंज होती रहती थी, जैसे ही कोई ताकतवर वहाँ पर रूलर आ गया, उसने उसको जीत लिया, एरिया दूसरे में चला गया, तो डिफाइंड नहीं थी। और सोवर्निटी यानी कि आप अपने डिसीजन खुद लें। तो ये सारी चीज़ें बनाती एक नेशन स्टेट, और इसी के लिए प्रयास कर रहे थे कॉमन आइडेंटिटी। तो नेशनलिज्म की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, तो नेशनलिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर, ये डेफिनेशन देख लेते हैं जिसको बाद में क्रिटिसाइज करता है रेनन, और वो अपनी नई परिभाषा देता है। जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, कहती है नेशन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एंड टेरिटरी। यानी कि जब भी कोई राष्ट्र बनता है तभी बनता है जब लोगों की एक ही जैसी लैंग्वेज हो, सेम रेस के हों, एक ही रिलीजन से जुड़े हों, एक कॉमन इलाका हो, लोगों को जोड़ने का काम करता है। पर जो रेनन है वो इसको क्रिटिसाइज करता है। रेनन के अनुसार डेफिनेशन क्या है? रेनन कहता है भैया कि आप लोगों के जो लगातार प्रयास है किए हैं आपने, पास्ट में जो आपके लगातार प्रयास हैं, आपने जो त्याग किए हैं, यानी कि एक लंबी लड़ाई जब आप लगातार लड़ते हैं और एक
कॉमन फ्यूचर की आपकी इच्छा होती है कि भैया हमारा, जैसे जब हम आज़ाद हुए तो हमारी भी एक इच्छा थी भारत के लोगों की कि हम एक नई व्यवस्था बनाएंगे, और वो नई व्यवस्था क्या होगी? वो नई व्यवस्था होगी डेमोक्रेसी, वहाँ होगी इक्वलिटी, यानी कि हमारा एक कॉमन सपना होता है, और उस कॉमन सपने ने लोगों को जोड़ने का काम किया। और यही जो जोड़ने वाली फीलिंग है ना, यही नेशनलिज्म कहलाती है। इसलिए ये भी कहता है कि देयर फॉर लार्ज स्केल सोलिडरिटी एंड डेली पब्लिसाइड्स, या ये होता है जनमत संग्रह, यानी लोगों की राय, यानी कि एक बड़े लेवल पर जब एक होने का भाव आ जाता है, हम फ्यूचर में भी एक ही सपना देखते हैं, हमने प्रयास भी एक साथ किए होते हैं, यही नेशनलिज्म कहलाता है। और ये नेशनलिज्म यूरोप में शुरू होता है फ्रांस की क्रांति के साथ। और यहाँ इस चैप्टर में हम फ्रांस की क्रांति को नहीं देखने जा रहे, जबकि हम ये देखेंगे कि यह फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को कैसे आगे बढ़ाया। इसमें इसको हम 4 पार्ट्स में देखेंगे। इसका जो पहला पार्ट कहता है कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए जिनसे यूरोप के बाकी देश भी इंस्पायर हुए। पहले हम जो क्रांतिकारियों के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स बाय रिवोल्यूशनरीज, ये देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जब वहाँ पर नेपोलियन, और हाँ, इन स्टेप्स का पूरे यूरोप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पूरे यूरोप के बाद फिर नेपोलियन कुछ चेंजेस लेकर आता है, तो नेपोलियन के रिफॉर्म्स क्या क्या है जो बहुत चेंज लेकर आते हैं पूरे यूरोप में, देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जब नेपोलियन जीत लेता है तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वहाँ पर ये जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया जो था, ये किस तरीके से पूरे लोगों को कलेक्टिव या सेम आइडेंटिटी की फीलिंग लेकर आता है। तो चलिए देखते हैं। रिवॉल्यूशन एक गेटवे ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, यानी कि फ्रांस का जो क्रांति थी वो एक गेटवे का काम करती है। फ्रांस में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद इन फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी, याद रखना इसको आपको। और यहाँ पर जो रूल होता था 1789 से पहले, वो एक निरंकुश शासक का था जिसका नाम लुई 16 था। ये क्रांति जो है यहाँ पर चेंज लेकर आती है, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ये चेंज होता क्या है कि जो सोवरनिटी है, निर्णय लेने की ताकत, अब मोनार्क से कहाँ चली जाती है? मोनार्क टू सिटीजन शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, ये क्रांतिकारी क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं कि जो बाकी यूरोप, पूरे यूरोप को हिला देता है, और यूरोप के लोग, बाकी लोग ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कि हम भी अपने देश को यूनाइट करें, एक करें। ये सबसे पहला आइडिया जो लेकर आते हैं लोगों को एक करने के लिए, इमोशनली एक करने के लिए, ला पेट्रे। पेट्रे यानी कि एक ही भूमि, फादरलैंड का नाम देते हैं। जैसे कि इंडिया में हम भारत माता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हम मदरलैंड की बात करते हैं तो फादरलैंड की बात करते हैं। ली सिटियन यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब इक्वलिटी। हम सब नागरिक हैं, नागरिक होने की बात करते हैं। उससे पहले नागरिक नहीं होते थे, उससे पहले प्रजा होती थी, जनता होती थी, और प्रजा तो बदलती रहती थी, कभी किसी राजा की प्रजा आती है, कहते हैं हम सिटीजन है। तो द नोशन इंडिकेट ए यूनाइटेड कम्युनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन विद इक्वल राइट। तो जो सिटीजन के लिए कहा गया है कि आप एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते हैं, और आप सबके राइट जो हैं वो इक्वल होते हैं। फ्रांस के लोग अपना एक नया फ्लैग, 3 कलर का ट्राई कलर फ्लैग लेकर आते हैं, जो कि रिप्लेस करता है पहले वाले रॉयल फ्लैग को। नए नए देशभक्ति गीत गाते हैं, नई शपथें ली जाती हैं देश के नाम पर, शहीदों के गुणगान किए जाते हैं। अच्छा, फ्रांस की जो असेंबली भी होती थी, वहाँ राजा के साथ साथ जो असेंबली थी जिसकी मीटिंग कभी कभी होती थी, उसका नाम था स्टेट जर्नल। और ये स्टेट जर्नल जो थी वो एक्टिव सिटीजन, ये एक्टिव सिटीजन आपको बता दूं, कुछ लोग थे जिनके, केवल कुछ ही लोग जो प्रॉपर्टी होल्डर थे और टैक्स पेयर थे, उनको ही वोटिंग राइट था, और उनको ही एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। तो ये जो एक्टिव सिटीजन्स की बनी हुई एक स्टेट जर्नल थी, इस स्टेट जर्नल का नाम भी वो बदल देते हैं और इसे बना देते हैं नेशनल असेंबली। और फिर उसके बाद पूरे पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही तरह की लॉ सिस्टम आ जाता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाता है, लोगों को एक होने की फीलिंग देता है। उसके बाद जो पहले से दुनिया भर के उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगी हुई थी, तरह तरह के टैक्स थे, वो अब ख़त्म कर दिए जाते हैं। जो मापने तोलने की प्रणाली थी ना, वो भी एक ही तरह की अपना ली जाती है। यहाँ पर रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि जो रीजनल बोलियाँ थी
हर एक इलाके में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही थी, बोलियाँ बोली जा रही थी, उनको डिस्करेज करते हुए एक ही लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है। ये सब नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक होने का भाव है, इसलिए क्रिएट किया जा रहा है। इनका मिशन क्या था? टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। ये चाहते क्या थे कि हम दुनिया के बाकी यानी यूरोप के बाकी देशों को भी जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उससे मुक्त कराएं। तो जो ये कदम हमने पढ़े अभी कि फ्रांस के लोगों ने ये स्टेप उठाए या जो क्रांतिकारियों ने स्टेप उठाए, उसका बाकी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। तो जो न्यूज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स अफेक्टेड डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के बाकी शहरों में भी ये न्यूज़ बड़ी तेज़ी से फैलती है। स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड क्लास है, मिडिल क्लास है। जैसा फ्रांस में एक जैकोबिन क्लब संस्थाएं थी क्रांतिकारियों की, उनके जैसी जैकोबिन क्लब संस्थाएं वहाँ पर बनने लग जाती हैं। और जब ये संस्थाएं बनती हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस वाले सिस्टम को फेवर करती हैं। और जब बाद में जब फ्रांस की आर्मी 1719 में, यानी कि 1719 में वहाँ पर जब फ्रांस की आर्मी जाती है तो ये जैकोबिन क्लब उनको वेलकम करते हैं कि आइए आप, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मिशन था उनका कि यूरोप के बाकी देशों को भी हम इससे मुक्त कराएंगे। तो फ्रांस की आर्मी जो है वो इस आइडिया को अपने साथ लेकर जाती है, राष्ट्रवाद के, नेशनलिज्म के आइडिया को। बेल्जियम में जाते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, इटली में जाते हैं, हॉलैंड में जाते हैं। यही बेल्जियम आप देखेंगे बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है इससे प्रेरित होकर। नेपोलियन ने फिर कुछ सुधार किए फ्रांस में। जब नेपोलियन का टाइम आया इसी समय पर, तो नेपोलियन भी कुछ सुधार लेकर आता है। और नेपोलियन जो था वो एक साम्राज्यवादी विचारों का था। उसने आसपास के लगभग जितने भी पड़ोसी इलाके थे उन सबको जीत लिया था और वहाँ पर भी उसने सुधार लागू किए। और जो सुधार उसने लागू किए उनको हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं और सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी को जानते हैं। तो क्या क्या उन्होंने सुधार किए थे नेपोलियन ने, चले देख लेते हैं। ही सेट मैनी रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इन फ्रांस, यानी कि जो जो पहले फ्रांस में कर चुका था। हालांकि आपको बता दूं कि जब नेपोलियन वहां पर आया तो मोनार्की वापस आ गई थी, उसने उसी राजतंत्र को अपनाया था, डेमोक्रेसी को उसने हटा दिया था। बट उसने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ ऐसे कदम उठाए थे, फिर भी लोग उसके साथ थे। जो ये कदम थे ये रिवॉल्यूशनरी थे। ये क्यों थे? वो पूरे सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए और रैशनल बनाने के लिए, यानी कि स्मूथली काम हो सके। तरह जो बहुत सारा इकोनॉमिक सेक्टर में अलग अलग तरह के टैक्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो ये सब एफिशिएंट हो और लॉजिकल हो, इसलिए उसने कुछ कदम उठाए। देख लेते क्या क्या थे। यहाँ पर ना फ्रांस की जो सोसाइटी थी, हम कहेंगे कि वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी। एक जो था वो था प्रिविलेज क्लास, जिसके पास सारे राइट्स थे। वो हम कह सकते हैं कि वो टैक्स कलेक्टर थे, वो टैक्स लेने का काम करते थे और उनको किसी तरह के ड्यूज नहीं देने थे। दूसरी तरफ बेचारे पुअर पिजेंट्री क्लास थी, यानी कि गरीब लोग थे और उनको सिर्फ टैक्स देना था। तो उन्होंने जो ये प्रिविलेजेस बेस क्लास थी बाय बर्थ, जिनको मान लिया था भैया हम तो हाई क्लास में पैदा हुए तो ये हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने इस इक्वलिटी बिफोर ला, यानी भाई कानून के सामने सब बराबर है, जो आज की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी होती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे और जब आप अपने फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो हमारा पहला ही फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 में, वो इसी की बात करता भाई कानून के सामने सब बराबर है, तभी तो डेमोक्रेसी होगी। बराबरी की बात करेंगे तो इस चीज़ को लागू करता है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, सबके लिए संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को वो बनाए रखता है। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरा का पूरा जो फ्रांस का सिस्टम था, या जहाँ पर नेपाल नहीं, नेपोलियन जब भी जहाँ जाता था वहाँ का पूरा जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एक ही जैसा यूनिफॉर्म बना देता था, उसने उसको इजी किया। और फ्यूडल सिस्टम, यानी जो जमींदारी प्रथा थी, यानी कहीं भी प्रिविलेजेस हैं चाहे लैंड में है या एडमिनिस्ट्रेटिव में, इनको ख़त्म कर देता है। सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म कर देता है। और पीजेंट्स फ्रॉम्स, ये फ्री का है यहाँ पर, फ्री पीजेंट्स को वो फ्रीडम दिलाता है। फ्रीडम है, फ्रीडम पीजेंट्स फ्रॉम सफरडम, यानी गुलाम थे, उनको तरह तरह के सामंतों को बहुत तरह के टैक्स देने पड़ते थे, इन सब से उनको मुक्ति दिलाता। तो हम देखते वो
पूरे सिस्टम को एक करने की कोशिश करता है, यूनिफॉर्म करने की कोशिश करता है, और जो स्पेसिफिक क्लास थी उनके जो स्पेसिफिक राइट्स थे उनको लेने की कोशिश करता है, और इक्वलिटी लाने की कोशिश करता है। और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के यूरोप में कि सब ये माना जाए कि सब इक्वल है, क्योंकि राजाओं का युग था और अधिकार तो केवल कुछ लोगों के लिए बने हैं, यही सोचा जाता था। फिर हम देख लेते हैं कि नेपोलियन जब दूसरे हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, बेल्जियम में गया, तो लोगों का रिएक्शन क्या था। इनिशियली तो लोगों ने उसको वेलकम किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि उसने एक चीज़ और किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसने अच्छा किया। टाउन्स की बात अगर करें तो उसने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा किया। तो फिर हम रिएक्शन की बात कर रहे थे कि रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन मिक्स्ड था। मिक्स्ड कैसे था? इनिशियली तो हर जगह, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सब जगह उसका रिफॉर्म्स जो थे वेलकम किया। बट ये जो रिफॉर्म्स हैं एक लंबे टाइम तक लोगों को फ्रीडम नहीं दे पाई, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे पाई, क्योंकि धीरे धीरे टैक्स बढ़ गए, सेंसरशिप लग गई, लोगों को फ्रेंच आर्मी में शामिल होने के लिए ज़बरदस्ती उनके साथ किया गया। तो ये जो फ़ायदे थे ना, ये फ़ायदों पर क्या भारी पड़ने लग गया ये सारी चीज़ें। यानी कि लोगों को फ़ायदे नेपोलियन के आने के या उसके प्रशासन के उतने नहीं दिखाई देते थे, वो जल्दी ही मुक्ति पाना चाहते थे। और फिर ये हमारे सामने दो पिक्चर हैं जो दिखा रही हैं। ये पहली पिक्चर यही कहना चाह रही है। ये पिक्चर तब की है कि जब फ्रांसीसी आर्मी जर्मनी में जाती है और वो कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जो प्लांट है वो लगा रहे हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता के प्लांट के साथ ये कुछ यहाँ पर इसकी कमियां दिखाई दे रही हैं कि बाद में लोगों का रिएक्शन कैसे होता है। ये रिएक्शन यहाँ पर लिबर्टी ट्री विद ए रेड कैप एंड साइन ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम का साइन है। फ्रेंच शोल्डर्स इसमें ब्लू, रेड एंड वाइट यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किसानों को पीट रहे हैं। ओप्रेस्ड पीजेंट सीज्ड एंड फोर्स डाउन, उनको झुकने को मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद यानी कि वुमेन्स के साथ टॉर्चर कर रहे हैं हर। और तो यहाँ पर यानी कि जहाँ एक और वो कह रहे हैं कि हम दुनिया या यूरोप में फ्रीडम लेने के लिए आए हैं, तो दूसरी तरफ वो लोगों पर अत्याचार भी कर रहे हैं। इस तरीके से स्टार्टिंग के या इनिशियल रिएक्शन तो अच्छे थे, लेकिन बाद में इनके टॉर्चर को देखते हुए ये इसका लोग विरोध करते हैं नेपोलियन का। और एक ये आपकी बुक में दी गई पिक्चर है, ये पिक्चर बता रही है कि जब नेपोलियन वापस लौटता है, कि नेपोलियन एक 1813 के वार के बाद जब वापस लौट रहा होता है, तो वो बहुत सारे रीजन्स, ये जो रीजन्स है वो इनको खो देता है। एक डाकिये के रूप में दिखाया गया कि जब वो वापसी लौट रहा है, तो वापसी लौटते हुए ये एक 1813 की लिपजिक की लड़ाई थी। और अपने रास्ते में ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर द बैटल, जो वापसी आ रहा है तो उसका बैग जो है वो लेटर से भरा हुआ है, नेपोलियन को पोस्टमैन दिखाया। और ये जो नीचे गिर रहे हैं ये वो रीजन है जो नेपोलियन ने जीते थे। यानी कि 1830 में वो बैटल हारना शुरू हो गया था और कुछ एरिया उसने लूज करने शुरू कर दिए थे। और फिर 1815 में वाटरलू का बैटल जब होता है, वाटरलू के बैटल में नेपोलियन हार जाता है। और नेपोलियन को जितने भी उस समय के मोनार्की सिस्टम थे, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी, रशिया, प्रशा जो जर्मन आज कहलाता है उसका सबसे बड़ा इलाका, ये सब मिलकर नेपोलियन को हरा देते और दोबारा से मोनार्की आ जाती है। तो बाकी जो नेशनलिज्म लाने के लिए रीज़न थे या फिर कारण बने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग जिसकी शुरुआत होती है कहाँ से? फ्रांस से। और फ्रांस में कुछ ऐसे सुधार किए जाते हैं, रिफॉर्म्स किए जाते हैं वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा और नेपोलियन के द्वारा, जो कि फ्रांस के बाकी हिस्सों में रिवॉल्यूशन को आगे ले जाते हैं। नेशनलिज्म का जो पौधा यहाँ पर अब बो दिया जाता है पूरे यूरोप में, अब ये पौधा फल देना शुरू होता है और पूरा यूरोप जो है वो राष्ट्रवादी नेशनलिज्म की भावनाओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। चलो विचार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।